तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 90 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे एक पावरफुल वोमेन आई हुई होती है लू फेंग से मिलने के लिए, और उसका भी यहाँ पे कोई इरादा नहीं था लू फेंग को हार्म पहुँचाने का, वरना लू फेंग को वो पलक ही झपकते मार सकती थी, मोरोसा भी कुछ नहीं कर सकता था। अब भले ही यहाँ पे एम्पर चू को इंटरफेयर करना पड़ता है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वो लू फेंग के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार कर रही होती है। ये देख कर लू फेंग सरप्राइज भी हो जाता है थोड़ा सा, जिसके बाद वो यहाँ पे कहती है कि देखो लू ही, मैं यहाँ पे तुमको इनवाइट करने के लिए आई हुई हूँ, जो कि मैंने अपनी खुद की फोर्स रीइंकार्नेशन पवेलियन बनाई है, उसमें तुम्हें इनवाइट करने के लिए बुलाई हुई हूँ। तो ये सुनकर लू फेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो जानता था कि रीइंकार्नेशन कैसे बना है, मतलब रीइंकार्नेशन पवेलियन क्या चीज़ है। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि देखो हमारे रीइंकार्नेशन पवेलियन में हर एक मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, और मैं श्योर हूँ कि तुमने इसके बारे में सुना जरूर होगा। अब लू फेंग ने भी इसके बारे में सुन रखा होता है। रीइंकार्नेशन पवेलियन थोड़ा सा रिलेटिवली स्मॉल फोर्स होता है, जैसे कि लार्ज स्केल टू रियलम पैलेस या फिर किसी और को देखा जाए वो थोड़ा सा वीकर साइड में होता है, क्योंकि अभी तक ज़्यादा इसमें मेंबर्स ज्वाइन नहीं हुए होते। और वो लेडी कहती है कि हमारे रीइंकार्नेशन पवेलियन में मैं पर्सनली जाके मेंबर्स को सिलेक्ट करती हूँ और उन्हें इनवाइट करती हूँ, और अभी इनकी रेपुटेशन हाई है, लेकिन उसमें नेचुरली देखा जाए तो नंबर ऑफ पीपल बहुत ही कम है। लेकिन अभी भी पीपल की संख्या कम क्यों ना हो, उसके पास अभी इनफ पावर है कि वो आराम से टू रियलम पैलेस को राइवल दे सकती है, मतलब उनके अंदर बहुत ही पावरफुल मेंबर्स मौजूद हैं। यहाँ पे वो कहती हैं कि यहाँ पे हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो सब तुम अच्छे से सीख सकते हो। लू फेंग पूछता है कि यहाँ पर रीइंकार्नेशन पवेलियन में सब कोई पावरफुल है और मैं यहाँ पे सबसे वीक होऊंगा, तो यहाँ पे क्या मैं ज्वाइन होना लाजमी है। तो वो वुमेन लू फेंग की तरफ देख कर कहती है कि तुम इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट में एक्सेप्शनली रिमार्केबल प्रैक्टिशनर हो, और तुम ये तो जानते ही हो। अब लू फेंग भी जानता था कि हाँ, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है, वो बहुत ही अलग है सबसे। उसने एक वर्ल्ड बीस्ट को स्लेव बना रखा था, साथ में जो कि गॉड किंग लेवल्स की अल्टीमेट रियल्म की पावर रखता है, और साथ में वो आगे चल के अपनी खुद की एक आर्मी, अपनी खुद की एक मेजर फोर्स भी बना सकता था। और साथ में लू फेंग के पास तो एक परफेक्ट डिवाइन बॉडीज भी मौजूद थी, जो कि आज तक ओरिजिन कॉन्टिनेंट में किसी के पास नहीं थी, जो कि इससे लू फेंग इन सब की पावर को आराम से सरपास कर देता है। और साथ में लू फेंग के पास लिवॉन टेक्निक भी थी। अब लू फेंग जानता था कि ये लिवॉन टेक्निक सच में उसके लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन लू फेंग जानता था भी इससे पावरफुल भी टेक्निक्स इस दुनिया में मौजूद हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे। इसके बाद वो कहती है कि देखो तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज़्यादा हाई है और तुम्हें आगे चल के रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी ताकि तुम ग्रो कर सको, और यहाँ पे हम तुम्हारा बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेंगे। अब लू फेंग इसके बारे में अच्छे से जानता था कि उसको रिसोर्सेज आगे चलकर बहुत ही चाहिए होगा, और इसके लिए लू फेंग को किसी न किसी मेजर फोर्सेज को ज्वाइन करना होगा। उसके टीचर भी यही बताए थे कि तुम्हें आगे चल के किसी फोर्सेज को ज्वाइन करना होगा ताकि तुम रिसोर्सेज को अर्न कर सको। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है कि तुम फाइट कर सकते हो और हम सबके साथ इक्वली ट्रीट करते हैं, हम तो चिंता मत करो। और लू फेंग की तरफ स्माइल देखकर पास करने लगती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उससे कहती है कि देखो यहाँ पे अगर तुम ज्वाइन होगे तो तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, हमारी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना होगा। और वो सारी चीज़ें उसे बताने लगती हैं, अपने ग्रुप के बारे में बताने लगती हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में बात करने लगते हैं। जिसके बाद वो लू फेंग की तरफ देखकर एक कहानी सुनाती है और कहती है कि यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए यानफेंग पवेलियन, थंडर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक बार यानफेंग एंशिएंट किंगडम्स ने सेकेंड स्टेज ऑफ गॉड किंग्स वुमेन्स के द्वारा फाइट किया होता है। और वो ये भी बताती है कि एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे पास लॉयल और हार्ड वर्किंग बंदे हुए करते थे, जो कि कभी भी मेरी बातों को मना नहीं करते थे, और वो ऐसे ही एक लंबी चौड़ी दास्तान वाली कहानी सुना लगती है जिसमें बीवी बच्चे मारे जाते हैं। और ये कहानी जो सुनाई होती है वो बहुत ही लंबी है, आप लोग समझ लो तो ये जुओ सान के ही जैसी कहानी होती है, जिसको कि मैं स्किप कर रहा हूँ वरना आप लोग बोर हो जाओगे। ये कहानी सेम टू सेम उन्हीं के जैसे कि कैसे उन पर भी अटैक, चलो शॉर्ट में बता ही देते
था कि कैसे उस बंदे पे अटैक किया गया था। उस बंदे के पास कोई चारा नहीं था वहाँ से भागने के अलावा, उसके बीवी बच्चे उसके हर एक परिवार को मार दिया गया था। सेम टू सेम आपको जो सान के स्टोरी के जैसे ही लग रही होती है, उसी सारी चीज़ें बता रही होती। जिसके बाद वो कहते हैं कि देखो मेरे अंदर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी अच्छे वेल नॉन क्वालिफाई बंदे हैं, और अभी के मर्तबा 8 मेंबर्स मेरे अंदर मौजूद है। अगर तुम इसे ज्वाइन कर लोगे तो हमारे अंदर 9th बंदे हो जाओगे। और लू फेंग से पूछती है कि चलो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे या फिर नहीं। अब लू फेंग भी उस वुमेन की तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि सीनियर आप तो मेरे बारे में बहुत ही ऊंचा सोच रहे हैं। अब यहाँ पे लू फेंग अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानता था, और वो ये जान चुका था कि जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है उन 8 मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद वो बताती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारे ग्रुप में 8 बंदे हैं, तो उन 8 में से ऐसे बंदे हैं जो कि फर्स्ट टेस्ट ऑफ गॉड किंग में बहुत ही ज़्यादा इनविंसिबल हैं, और 7 ऐसे हैं जो कि सेकंड स्टेज ऑफ गॉड किंग में आ चुके हैं। अब देखा जाए तो उनके और मेरे बीच की जो दरमिया है, पावर का फासला है वो बहुत ही ज़्यादा है। वो लू फेंग की तरफ देख कर कहती है कि तुम्हारे पास भी अच्छी खासी पावर है, और तुम क्या यहाँ पे हमारे अंदर हमारे रीइंकार्नेशन पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए या फिर नहीं। तो लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि पहले मुझे सीनियर अपने रीइंकार्नेशन पवेलियन का रूल बताइए, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग नहीं चाहता कि वो आगे चल के किसी बंदसकी में फंस के रह जाए। जिसके बाद वो वुमेन कहती कि देखो मैंने मेयरली इस रीइंकार्नेशन पवेलियन को फॉर्म किया है, और यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। अगर उन्हें कोई एक्शन लेना होता है तो अपने पार्टी के बंदों को बुला सकते हैं ताकि वो फाइट कर सके उनके साथ ही। कोई भी एक दूसरे की तरफ फ्रेंडली और हॉस्टाइल नहीं रह सकता, मतलब उन सब आपस में फाइट करना सख्त मनाही है। अगर यहाँ पे कोई फाइट कर रहा है और वहाँ पे उसको पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया तो उसे धोखा नहीं सह सकता है। अगर यहाँ पे तुम पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें हमारी इस इंफॉर्मेशन को कभी भी लीक नहीं करना। यहाँ 2 ही रूल थे कि यहाँ पे लू फेंग को अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करना और उन्हें धोखा नहीं देना, बस सिंपल सा था। अगर लू फेंग इसको ब्रेक करेगा तो मतलब ये हुआ कि वो पूरे के पूरे सभी बंदे के एनिमीज बन जाएगा और सब उसको टारगेट करेंगे। और यहाँ पे लू फेंग का सिंपल मतलब यही था कि लू फेंग को बिट्रे नहीं करना होगा। ये देखकर लू फेंग कहता है कि अगर यही 2 रूल है तो मैं रीइंकार्नेशन पवेलियन को ज्वाइन करना चाहूँगा। यहाँ पे रीइंकार्नेशन पवेलियन ने भी अच्छी रेपुटेशन बना रखी हुई थी, और ये ज़्यादा लंबा तो नहीं था लेकिन फिर भी ये अच्छी खासी टाइम से यहाँ पे रहती थी। और यहाँ पे 2 पवेलियन पैलेस और माइड्रेल लायर ऑफ पवेलियंस और टाइम स्पेस आर्क जैसे फोर्सेस एस्टैब्लिश तो थे, लेकिन वो आपको अपने बंधन में बांध देते थे। और यहाँ पे रीइंकार्नेशन पवेलियन ऐसा नहीं करते थे। और यहाँ पे लू फेंग फाइनली फैसला करता है कि वो रीइंकार्नेशन पवेलियन को ज्वाइन करेगा। तो ये सुनकर वो लेडी खुश होते हुए कहती है कि ठीक है। जिसके बाद वो एक टोकन को निकालती है और लू फेंग को देती है और कहती है कि तुम इस टोकन से रीइंकार्नेशन पवेलियन में मिल सकते हो। हम यहाँ पे सारे मेंबर्स को गैदर करते हैं ताकि वो अपने नए कंपेनियन का वेलकम कर सके। तो लू फेंग अपने उस टोकन को एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम इस टोकन की मदद से अपने सारे 8 मेंबर्स से कांटेक्ट कर सकते हो। लू फेंग उसको सेंस करता है और डायरेक्ट रीइंकार्नेशन पवेलियन में डिसेंड करता है। समझ लो तो ये वर्चुअल रियलिटी कहीं जैसा होता है जहाँ पे सब लोग आपस में मिल सकते हैं, और दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो सभी 8 कंपेनियन एक साथ मिलने को रेडी हो जाते हैं। और वो सभी एक फिगर 7 और टावर के पास आ जाते हैं, और साथ में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि डार्क ग्रीन स्किन जिसमें से बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा निकल रही होती है। उसके पास 2 सर्वेंट्स होते हैं जो कि उसकी मलहम पट्टी कर रहे थे, मतलब मसाज कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और यहाँ पे वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि लगता है कि फोंग ने एक नए मेंबर्स को हमारे रीइंकार्नेशन पवेलियन में बुलाया है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है चलो देखता हूँ कि आखिरकार ये कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा टैलेंट है जो कि हमारे रीइंकार्नेशन पवेलियन को ज्वाइन किया है। देखो यहाँ पे हमें बहुत ही लंबा चौड़ा दिखाया जाता है, बहुत सारे बंदे को जो कि अपने अपने काम को कर रहे होते हैं, और सबको यहाँ पे पता चल जाता है कि देखो यहाँ पे एक और बंदा आया हुआ मौजूद है। हमारे 8 पवेलियंस में 9th मेंबर भी जुड़ने वाला है। और यहाँ पे बहुत ही पूरे आधे चैप्टर्स में लिखा होता है कि कैसे कैसे बंदे क्या कर रहे होते हैं। कुछ तो ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। तो इसको मैं स्किप करता हूँ, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे लाता हूँ। अब जितने भी बंदे होते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी टीम में एक और बंदा जुड़ गया होता है, और इसके कारण सबकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और अब फिर दिखाया जाता है कि एक एक करके सारे बंदे वहाँ पर आ जाते हैं, और सबसे लास्ट में लू फेंग वहाँ पर आता है। यहाँ पर जितने भी बाकी बंदे थे वो केयरफुली क्यूरियोसिटी
से लूफेंग के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि अभी ये बंदा कौन है, लेकिन जैसे ही वो आते हैं वो जान जाते हैं कि ये कोई और नहीं, ये तो लुओ है। हम सब लोग एस्टोनिश हो जाते हैं, मतलब अचंभ हो जाते हैं। एक होता है ना कि यहाँ पे वीकर स्ट्रॉन्गर के अंदर वीकर क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वो सभी खुश थे कि यहाँ पे वो बंदे आए हुए हैं। अब लूफेंग उन सब के बंदों को देखकर अच्छे से जान जाता है, जिसके बाद वो बन कहती है कि देखो हम सब रिइंकार्नेशन पवेलियन के बंदे सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और यहाँ पे तुम सब हमें अपने अपने नाम से बुला सकते हो। कहते हैं कि देखो तुम मुझे एम्पर फोंग के नाम से कैसे कर बुला सकते हो। जिसके बाद लूफेंग भी ऐसा करता है। सभी 9 मेंबर्स अपने चेयर्स को उठाते हैं, जाम को सामने घुलाकर पीने वाले होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे उनमें से एक क्योटिक रियलम का एक बंदा गॉड किंग होता है, जो कि ब्लडी फिगर सा होता है। वह लूफेंग की तरफ देख कर कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम बहुत बार सुना है और मैं ये देखा हूँ कि तुम क्योटिक रियलम में फर्स्ट बंदे हो जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हारे रूमर्स तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैं। और लूफेंग का वेलकम करता है और सब लोग लूफेंग का वेलकम करता है। देखो यहाँ पे ऐसी ही लंबी चौड़ी भाषण सी कहानी होने वाली है। सब लोग अपने अपने बारे में बताने लगते हैं, तो इतना डीप उसमें नहीं बताया गया, बस यहाँ पे अपनी अपनी बैक स्टोरी बनाने लगते हैं कि देखो वो क्या करते हो, कैसे फाइट करते हैं। सब लोग समझ लो तो यहाँ पे बिछड़े हुए बंदे, जैसे आपने नारुतो में देखा हो, ये कैसे हर एक बंदे की अलग बैक स्टोरी होती है। हर एक बंदा टूटा सा होता है, हर एक बंदा कुछ न कुछ खोया सा होता है। वैसे ही इन सब की भी अलग अलग कहानी है, तो आप लोग समझ लो तो सबकी दुख भरी कहानी है, जिसको कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब वैसे भी अब साइड कैरेक्टर बन के ही रह जाने वाले हैं। और ऐसे ही लूफेंग उन सब के बारे में जानता है और सब लोग लूफेंग के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। जिसके बाद वो सब लूफेंग को बताते हैं कि देखो हमारा रिइंकार्नेशन पवेलियन फ्यूचर में कई सारे ऑपरेशन को भी करेगा, तो इसकी वजह से तुम्हें अपने आइडेंटिटी को हाइड करना होगा, तुम्हें अपने ऑरा को छिपाना होगा। और याद रखना तुम्हें अपने किसी भी ऐसे मूव को नहीं चलना चाहिए जो कि तुम्हारा सिग्नेचर मूव हो, क्योंकि हम सब कर्मा में बंधे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हैं। वो उसको मना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन मसला होता है अपने आइडेंटिटी को हाइड करना, किसी को नहीं बताना कि आखिरकार रिइंकार्नेशन पवेलियन में कौन कौन से बंदे मौजूद हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हें अपने दूसरे चीज़ को यूज़ करना होगा ताकि तुम अपने आइडेंटिटी को छिपा कर रख सको। बताया जाता है कि उनमें से 2 बंदों का आइडेंटिटी रिवील हो गया था, जिसके कारण वो जितने भी बंदे होते हैं सब लोग उनके ही पीछे पड़े हुए थे, जिसके कारण उन सब का थोड़ा सा बचकर संभल कर रहना पड़ता था। इसी कारण वो उन सब से कह रहे थे कि देखो तुम सबको यहाँ पे ऐसा ही करना होगा। और वो सारी चीज़ें उसको बताने लगते हैं और सब लोग अपने अपने फिर से बैक स्टोरीज के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे। अब देखो यहाँ पर बहुत लोगों की सेम टू सेम जियोसान की जैसी ही कहानी होती हैं। हमें कुछ कुछ को बताया जाता है कि कुछ कुछ गॉड तो अलग अलग एम्पर्स के अंदर भी काम कर चुके हैं, जैसे थंडर एम्पर कई सारे एम्पर्स जो कि यानफिंग पवेलियन और फिर यहाँ पे फूडी, ये सब के अंदर भी काम कर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें कई जगह से धोखा भी मिला होता है। जैसे एक बंदे को थंडर पवेलियन से धोखा मिला होता है, जैसे मैंने बताया ह्यूमन में ब्लड लाइन को कल्टिवेट करते समय आपका माइंड करप्ट हो सकता है, जिसके कारण आप किसी और पे भी अटैक कर सकते हो। वैसे ही इसमें का एक बंदा वो ह्यूमन में ब्लड लाइन को कल्टिवेट कर रहा था, जिसके कारण उसका माइंड करप्ट हो गया था। वो थंडर किंगडम की एक गॉड किंग को मार देता है और यहाँ पे अगर उसने उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय किया होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन वो इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि वो उसके पूरे अवतार्स को, हर एक चीज़ को उसको पूरी तरह से ही मार देता है और उसको रीइंकार्नेट करने का ही मौका नहीं मिलता, जिसके कारण थंडर गॉड के बंदे उन सब के पीछे पड़ गए होते हैं और अभी तक पीछे ही पड़े हुए। तो ऐसे ही समझ लो कुछ लोगों की कहानी होती है, कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग बहुत ही पावरफुल स्वभाव के होते हैं। तो इन सब के बारे में उतना बात नहीं करूँगा, मेन पॉइंट पे आता हूँ और फिर से वो सब अपनी कहानी सुनाने लगता है। देखो यहाँ पे सारे गॉड किंग्स होते हैं, लूफेंग ही होता है जो कि यहाँ पे सिर्फ एक बंदा होता है, केओस रियलम का बंदा। और इसी के साथ हमें सीन चेंज कर एक ट्रेजर लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग अपने पैर को क्रॉस करके बैठा हुआ होता है। अभी वो स्टोन पे बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था। अब लूफेंग यहाँ पे अपने उसी पैलेस के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि अभी भी वो बहुत वीक है, वो सिर्फ के उस विलम का बंदा है, तो अभी उसे गॉड किंग बनना होगा, तभी वो अपने असली स्ट्रेंथ को दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ पे वो फाइट में लूफेंग को इन्वाइट नहीं कर सकते, ना ही वो किसी फाइट में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे वो इस तरह इस चीज़ को बड़ी अच्छे से जानता था। यहाँ पे लूफेंग फैसला करता है कि अपने कल्टीवेशन को जितनी जल्दी हो सके बढ़ा सके ताकि वो पावरफुल बन सके, क्योंकि अभी लूफेंग जान चुका था कि ये यूनिवर्स कितना ही ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे कितने ही खतरनाक लोग मौजूद हैं, अल्टीमेट रियलम के गॉड किंग्स तक के मौजूद हैं और उसके ऊपर के भी बंदे मौजूद हैं। ऐसे ऐसे बंदे मौजूद हैं जो कि गॉड किंग्स के लेवल 2 के टेरिफाइंग पावर्स तक को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें पपेट बना सकते हैं। लेकिन लूफेंग जानता था कि उसे रैशली एक्ट नहीं करना, उसे आराम से एक्ट करना है।
लूफिंग इन सब फोर्सेस के भी बारे में सोचने लगता है, लेकिन लूफिंग यहाँ सोचना बंद कर देता है, अपने फोकस कल्टीवेशन पे हो जाता है और साथ में उसने अपने ह्यूमन क्रिस्टल को भी और माइंड क्लिस्निक लिक्विड को भी खा लिया होता है, जिसका इफेक्ट हाफ एपिक तक चलता है। लूफिंग ने इस सारे का बहुत ही अच्छा से फ़ायदा उठाया होता है, जिसके कारण उसकी पावर्स और भी अच्छे से बढ़ चुकी होती है। लूफिंग ने अपने इन सारे ऑफ टाइम को अपने ओरिजिन पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन लाइफ को इन सब में लगा दिया होता है, जिसके कारण लूफिंग अपनी पावर्स को बढ़ा पाया होता है। लूफिंग साइड थ्योरीज को भी सीख पाया था, फिर से थ्योरीज की यहाँ पे भरमार दिखाई जाती हैं। लूफिंग अपने साइड टेक्निक्स के बारे में बात करता है, जो कि मैं सिंपल में बताऊँ तो साइड टेक्निक्स की पावर बढ़ चुकी होती है। लूफिंग उन सबको खाया होता है, जिसके कारण उसकी कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड भी बढ़ चुकी होती है। और ऐसे ही फिर से लंबी चौड़ी बकवास होने लगती है, तो इन सबको स्किप करके मैं डायरेक्ट चैप्टर को एंड करता हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लूफिंग का क्या प्लान होने वाला है, लूफिंग कब गॉड किंग में ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।